हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस को जो है गामा बेस के अंदर जो है एज अ प्रिजनर रखा गया था। लेकिन वहीं पे कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स जो है वो यहाँ पे आते हैं, जो कि इस वक्त एक तरह का निक फ्यूरी जैसा रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे वो थंडरबोल्ट रॉस को जो है एक हीरो वाले रास्ते पे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, जिसमें हमें पता चला है कि मोडोक और लीडर ने अपने मरने के बाद एक ऐसा प्रोग्राम रखा हुआ था जो कि एक्टिवेट हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया भर के अंदर अलग अलग खतरनाक किस्म के वर्ल्ड एंडिंग सिनेरियोज जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। अब जो है बैनर, स्टीव रॉजर्स और रेड हल्क मिलकर सारे के सारे सिनेरियोज को रोक रहे हैं। और रेड हल्क के पहले मिशन पे जो उसका पार्टनर है वो कोई और नहीं बल्कि आयरन मैन है। और इसी तरह हम यहीं से वहां पे शिफ्ट होते हैं कैंपस ऑफ ओमनिसिएंट सिस्टम्स के अंदर, जहां पे हम देखते हैं कि वो सारे के सारे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स वो आयरन मैन के आर्मर के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। तो रेड हल्क बोलता है कि हाँ आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है स्टार्क। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि आयरन मैन का आर्मर जो है दोबारा से एक्टिवेट होता है और उन लोगों को मारना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहां पर आयरन मैन अपने आर्मर के जरिए एक रिपल्सर उनके मुंह पे मारता है, तो वो अचानक अपनी ह्यूमन वाली फॉर्म के अंदर आ जाता है और कहता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि होली हेल, उसके अंदर अभी भी लोग जिंदा हैं। और वहीं से रेड हल्क बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, इस आर्मर को मुझे ठिकाने पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि ये आर्मर जो है दरअसल उन लोगों ने हैक कर लिया है। लेकिन वहीं से आवाज आती है आयरन मैन के हेलमेट से कि इस आर्मर से अपने हाथ दूर रखना, इसकी टेक केयर मैं आराम से कर ही लूंगा। आई अस्यूम कि तुम भी इसी सब का हिस्सा हो, इस डिस्ट्रक्शन का। लेकिन मेरे ख्याल से तुम वो शख्स हो जिसके बारे में स्टीव रॉजर्स ने मुझे बताया था कि वो यहाँ पे किसी को मदद के लिए भेज रहा है। ये मैश इन्फेस्टेशन जो है ये मेरे पूरे के पूरे ऑल कॉम सिस्टम्स के साथ जो है यहाँ पे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है, और विद इन 100 माइल्स में किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या तुम एक घोस्ट बन चुके हो अब। तो वहीं से हम देखते हैं कि स्टार्क सामने आता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये एक रिमोट कंट्रोल है। इसमें से एक टेक्नोमॉर्फ ने मैनेज कर लिया था मेरे आर्मर को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, और इससे पहले कि वो आर्मर को छूते हुए मेरी बॉडी तक पहुंचते, मेरी फ्लैश तक पहुंचते, मैंने अपने आप को अपने आर्मर से अलग कर लिया है। मैं अपने आर्मर को ज्यादा टाइम तक इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा उससे कॉन्टेक्ट छूट चुका है। लेकिन इसी के जरिए मेरे सिस्टम को एक चांस भी मिल गया है कि उनकी सारी चीजों को अच्छी तरीके से स्कैन करने के लिए मैंने उनके इंटरनल सिग्नल्स को जो है जैम कर दिया है, ताकि हम इस सब्जेक्ट का ओरिजिन जान सकें कि ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसका मतलब ये है कि हम अभी भी जो है कुछ लोगों को बचा सकते हैं अगर हम जल्द से जल्द एक्ट करना शुरू करें। ये लोग जो है बहुत जल्द इस एरिया की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से रोकना फिर इनको काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें जो है जाके कंट्रोल सोर्स को शट डाउन करना होगा, ताकि मैं जब तक इन सारे के सारे टेक्नोमॉर्फ से लड़ सकूं। वैसे मैं बताता चलूं कि मुझे इस तरह के काम के ऊपर हल्क के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं है। वहीं से रेड हल्क बोलता है कि कौन सी कंट्रोल सोर्स की तुम बात कर रहे हो, यहाँ पे कुछ है जिसको मैं तोड़ सकता हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ जरूर है। मैं अब तुम्हें जो है अपनी इस छोटी सी बग के जरिए देखते रहूंगा कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके जरिए इनके सिस्टम में इंटरफेयर करने की भी कोशिश कर सकूं। वो सोर्स जो है वो इस बिल्डिंग के डोम के अंदर मौजूद है। तुम जैसे जैसे उसके करीब जाते रहोगे तो मैं उसका तुम्हें डायरेक्शन बताते ही रहूंगा। वहीं से रेड हल्क बोलता है कि सर, यस सर, ये देखो अब मैं यहाँ पे टोनी स्टार्क से आज डायरेक्शंस ले रहा हूँ। तुम्हें तो काफी मजा आ रहा होगा ना इसके अंदर बैनर। और इसी तरह हम देखते हैं कि रेड हल्क वहां पे उस फैसिलिटी को तोड़ते हुए अंदर की तरफ पहुंचता है, ताकि उन सारे के सारे कंट्रोल्स को बर्बाद कर सके। और वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि आयरन मैन जो है वो यहाँ पे सारे के सारे टेक्नोमॉर्फ से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि तुम्हें जो करना है जरा जल्दी करना होगा, तुम्हें उस कॉरिडोर के थ्रू जाके चेक करना होगा कि वो सोर्स कहाँ पे मौजूद है, क्योंकि अगर इनमें से एक ने भी मुझे एक बार छूने की कोशिश करी तो मैं शायद अपने ऊपर काबू ना रख पाऊंगा। ओमनी सेपियन ने जो है ये सारे के सारे इम्प्लांट्स को एक सेंट्रल नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश तो जरूर की होगी, लेकिन ये इन लोगों ने काम जो है खुफिया तौर पे कर रहे थे, तो इसलिए इन्होंने इसको कभी पब्लिक नहीं करा। लेकिन मोडेक ने इन्हीं की टेक्नोलॉजी के अंदर अपना वायरस घुसा दिया था, जिसके जरिए उसने सारे के सारे जो है बहुत जबरदस्त किस्म के वेपन को एक तरह का डिस्ट्रक्टिव वेपन बना दिया है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट जो है वो ये है कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस के अंदर जंप करते हुए जा सकता है। अगर आज हमने इसको यहाँ पे किसी भी कीमत में नहीं रोका तो तुम समझ रहे हो ना। तो रेड हल्क बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, मैं तुम्हारे वाले हल्क की तरह स्टूपिड नहीं हूँ। मेरे ख्याल से ये वही चीज है जिसको मुझे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सुपर कंप्यूटर टाइप की चीज होती है, जिसमें वही डॉक्टर जो है उसको ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। तो आयरन बोलता है कि हाँ ये वही सिस्टम है जिसके जरिए पूरा का पूरा चैनल जो है ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यही इसकी जड़ है। चलो वही करो जो तुम गामा गाइस हमेशा से करते ही हो। तो रेड हल्क बोलता है कि ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन वहीं पे वो डॉक्टर कहती है कि जरा एक मिनट रुक जाओ, इस रूम से फौरन बाहर निकलो, मैं एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज के ऊपर मौजूद हूँ, मुझे कंट्रोल को मेंटेन करना ही होगा। मेरे पास सेलिब्रा इम्प्लांट मौजूद है, मैं इस वायरस को रोक सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे रेड हल्क उस डॉक्टर को उससे अलग करता है और कहता है कि इससे फौरन दूर हटो, ये चीज बिल्कुल बर्बाद कर देगी तुम्हें लड़की, टिपिकल साइंटिस्ट। मुझे तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि तुम लोगों को बचाने के काबिल भी हो गए नहीं। लेकिन वहीं से आयरन मैन बोलता है कि बस अब जल्दी करो, इमरजेंसी वर्कर्स जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, इससे पहले कि वो भी इन्फेक्ट हो तुम्हें इसको रोकना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे रेड हल्क जो है इस पूरे के पूरे कंप्यूटर को जो है जबरदस्त तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही बढ़िया है।
और वहीं से इस तरह देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे पुलिस वगैरह जो है यहाँ पे आना शुरू करते हैं और वो इन सारे के सारे लोगों को ठीक कर रहे होते हैं। तो वहीं से आयरन मैन बोल रहा है कि ये बहुत ही बुरा हुआ कि जैसे ही कंट्रोल खत्म हो उनके सारे के सारे प्रोस्थेटिक भी उनके साथ गायब हो गए हैं। ओमनी सेपियन वालों को जो एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन तो करवानी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता इस बारे में कि तुम्हारी स्टीव के साथ क्या डील हुई है, लेकिन उसके पास एक अच्छा रीजन होना चाहिए जो उसने तुम्हें हमारी टीम के अंदर लिया है, और मैं उसको ये बता दूंगा कि तुमने आज यहाँ पे अच्छा काम करा है। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि लगता है कि ग्रेट टोनी स्टार्क अभी भी इस बात को नहीं मान रहा है कि उसने अपने एक दोस्त के ऊपर आज अटैक करने की कोशिश करी थी। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि अगर तुम लोगों से इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारे ऊपर डाउट करना छोड़ दें और तुम पे फौरन से विश्वास कर लें, तो मेरे ख्याल में तुम्हें टाइम मशीन का इस्तेमाल करके टाइम में पीछे जाना चाहिए और उन सारी चीजों को नहीं करना चाहिए था जो तुमने करी थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन वहां से अपने रास्ते निकल जाता है। वहीं से हम देखते हैं कि हल्क भी अपनी तरफ से जा रहा होता है और कहता है कि तुमने तो मुझे बहुत जोर से काट दिया है प्ले बॉय। और इसी तरह हमें यहाँ पे उन डॉक्टर का भी एक शॉट दिखाया जा रहा होता है जो कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी, और हम देख सकते हैं कि उनकी आंखों के अंदर अभी भी वो वायरस जिंदा है, मतलब ये वायरस शायद अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। और वहीं पे बैनर हमें बताता है कि मैंने आज से पहले इतनी जबरदस्त तरह की कोई चीज नहीं देखी है, ऐसा लग रहा था कि ये प्रोग्राम जो है वो जिंदा था। मैंने अब तक जो है तकरीबन 11 डूम्सडे सब प्रोटोकॉल्स को जो है मैनेज कर दिया है शट डाउन करने के लिए, जो कि हमारी अर्थ के खिलाफ कैंपेन चलाई गई थी इसको खत्म करने के लिए। लेकिन जब भी मुझे लगता है कि मैंने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को पकड़ लिया है, मैंने इसको खत्म कर दिया है, तो उसी पल जो है वहाँ पे वो अपना प्रोग्राम ट्रांसफर करता है एक नए नेटवर्क के ऊपर और उसको रेप्लिकेट कर देता है और वहाँ पे नया प्रोग्राम शुरू हो जाता है। मोडोक और लीडर तो है जाने के बाद भी बहुत ज्यादा डेंजरस हमारे लिए साबित हो रहे हैं। और इसी तरफ देखते हैं कि बैनर यहाँ पे जो है अपने अलग अलग टीम से बातें कर रहा होता है जो कि सब इस मिशन का हिस्सा है। तो वहीं से बैनर बोलता है कि ऑफ कोर्स वो लोग जिंदा जरूर हैं, लेकिन अब वो लोग वो मेगा माइंड्स नहीं हैं जो कि पहले कभी हुआ करते थे। वो दोनों जो है अपनी पुरानी वाली फॉर्मर स्टेट्स के अंदर लौट कर आ चुके हैं, यानी कि मोडोक जो है वो जॉर्ज कार्लेटन बन चुका है जब उसकी नॉलेज का लेवल इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था और वो सिर्फ एडवांस आइडिया मैकेनिक्स के अंदर सिर्फ एक लैब असिस्टेंट हुआ करता था। और सैमुअल स्टन्स की बात करें तो शायद अब उसका दिमाग इतना भी नहीं रहा है कि वो कोई अच्छी जगह एक जॉब भी कर सके। लेकिन वहीं पे स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि ब्रूस मैं किसी चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो बैनर बोलते हैं कि बहुत अच्छी टाइमिंग है स्टीव, मैं भी यहाँ पे काफी देर थक चुका हूँ, मुझे भी एक ब्रेक की जरूरत है। तो वहीं से आवाज आती है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम थक गए हो, तो चलो अपने उस सुराख से बाहर आओ और देखो आके कि मैं तुम्हारे लिए गेस्ट को लेकर आया हूँ। और इसी तरह देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे स्टीव रॉजर्स जो अपने साथ किसी और को नहीं बल्कि माइटी थॉर को लेकर आ रहे होते हैं। और थॉर बोलता है कि एक लंबा अरसा हो चुका है आपसे मिले हुए डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो बैनर बोलता है कि आई एग्री। और थॉर बोलता है कि ये तुम स्कॉच्ड अर्थ की जो बात कर रहे हो ये काफी ज्यादा टेरिबल साउंड कर रहा है और लग रहा है कि इससे बहुत ही बड़ा खतरा है, लेकिन जब थॉर और इनक्रेडिबल हल्क एक साथ अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लें तो हमारे सामने कोई भी थ्रेट जो है टिक नहीं पाता है। तो वहीं से बैनर बोलता है लगता है कि स्टीव तुमने इसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो वहीं से तो स्टीव रॉजर्स बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम उस वक्त शायद उड़ रहे थे इसलिए तुमने मेरी बात ठीक तरीके से सुनी नहीं कि हम लोग इस वक्त किस तरह की फाइट के अंदर मौजूद है और मैं तुमसे क्या जिक्र कर रहा था थॉर। तो वहीं से अगले पल थॉर पीछे लड़ता और कहता है कि आखिरकार ये पीछे से उड़ती हुई क्या चीज आ रही है। वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मैंने जब तुमसे हल्क की बात करी थी तो मैं तुमसे ब्रूस बैनर की नहीं बात कर रहा था बल्कि, लेकिन इसी देर में हम देखते हैं कि वहीं सामने से रेड हल्क आ रहा होता है। और आपको तो पता है कि जब रेड हल्क थॉर के सामने आएगा तो थॉर का माथा तो घूमना ही है, मतलब रेड हल्क ने थॉर की एक बहुत बुरी तरीके से शामत बुलाई थी और वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हुए हुए हैं। और थॉर बोलता है तो रेड हल्क आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और अगली बार हम देखते हैं कि थॉर सीधा रेड हल्क के पास जाता है और उसको अपने म्योनियर से उठा के ढूंढना शुरू करता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा जब मैं अगली बार तुमसे मिलूंगा विलेन। और हम देखते हैं कि थॉर वहां पे रेड हल्क से एक बात नहीं करता है बल्कि अपने हैमर को घुमाते हुए म्योनियर को उसके मुंह पे जबरदस्त किस्म के पंचेस और ब्लोज दे रहा होता है। लेकिन वहीं से स्टीव रॉजर्स चिल्लाते हैं कि ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, प्लीज स्टॉप थॉर, स्टॉप इट। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि रेड हल्क उसका थॉर का हैमर भी पकड़ लेता है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तो थॉर बोलता है तुम एक बार मेरा हैमर फिर से लिफ्ट करना चाहते हो, चलो इस बार कोई ट्रिक शामिल नहीं होगी और इस वक्त ग्रेविटी भी मौजूद है, तो अब देखते हैं कि तुम हैमर उठाने के काबिल हो कि नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर अपने हाथ से म्योनियर को छोड़ता है और वो हैमर फौरन जमीन पे गिर जाता है और रेड हल्क उसको नहीं उठा पाता है। तो यहाँ पे हमें दरअसल ये बताया जा रहा है कि लास्ट टाइम रेड हल्क ने जो थॉर का हैमर उठाया था उसके अंदर एक तरह की ट्रिक मौजूद थी, वहां पे ग्रेविटी जो थी वो काम नहीं कर रही थी, इसी वजह से उसने हैमर को उठा लिया था। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि वो वर्दी हो चुका था। लगता तो ऐसा है कि तुम अपने दुश्मनों की शक्तियों को जो है चुरा नहीं सकते हो पहले की तरह। लेकिन वहीं से रेड हल्क बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए बुलाया गया है, यू स्टूपिड हिपी। तो वहीं से थॉर बोलता है कि मैं चाहूँ तो म्योनियर को यहाँ पे एक लंबे अरसे के लिए छोड़ सकता हूँ और तुम यहीं हमेशा फंस के रहने वाले हो। लेकिन रेड हल्क बोलता है कि नीचे की जमीन जो है वो सिर्फ पत्थर है और वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ स्वीडी। मैं यहाँ पे जो हूँ स्टीव रॉजर्स के साथ काम कर रहा हूँ इस प्लेनेट को बचाने के लिए, और अगर तुमने मेरे खिलाफ अपना यहाँ पे ग्रज को नहीं गिरवाया तो मेरे ख्याल से उस प्रोग्राम के खत्म करने से पहले हम दोनों ही लड़ते लड़ते इस वर्ल्ड को खुद ही खत्म कर देंगे। और वहीं पे थॉर को घूर घूर के देख रहा होता और कहता है कि आई एम थॉर ओडिनसन ऑफ द वाइकिंग्स, आई एम नॉट द गॉड फॉर द रीजंस एंड अंडरस्टैंडिंग, आई एम द गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग,
और हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर जो है वो अपने रेज के अंदर आ जाता है, गॉड मूड के अंदर आ जाता है और वहीं पर अगले पल म्योलनर से एक जबरदस्त किस्म की बिजली जो रेड हल्क के ऊपर मारता है और वो बिजली इतनी खतरनाक होती है कि रेड हल्क का यहाँ पे स्केलेटन तक नजर आना शुरू हो जाता है। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि ब्रूस मैं जानता हूँ कि तुम इसको रोक सकते हो। तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि क्या मतलब, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे ग्रीन होकर घुस जाऊँ और उससे थोड़ी सी भी इनको मदद मिलने वाली है? मुझे नहीं लगता है कि चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। लेकिन हाँ ये जरूर मानूंगा कि इसमें हमारा वक्त बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है जो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि रेड हल्क और थॉर यहाँ पे रुक ही नहीं रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि गैलेक्टस आ जाता है और कहता है द एंड ऑफ योर वर्ल्ड इज नियर। ये वर्ल्ड ईटर जो है तो अपनी पूरी की पूरी हंगर को मिटाएगा, वो भी तुम्हारे प्लेनेट को एग्जीक्यूट करके। लेकिन वहीं से थॉर और रेड हल्क एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं द ओडिन्स ब्लड, ये सब क्या हो रहा है? तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि आखिरकार ये यहाँ पे अचानक कैसे आ गया है? तो वहीं से बैनर बोलता है कि ये यहाँ पे आया नहीं है बल्कि मैं तुम दोनों को सिर्फ रोकना चाहता था और तुम लोग की अटेंशन लेना चाहता था। तो रेड हल्क बोलता है कि मुझे पता होना ही चाहिए था कि ये एक ब्लास्टेड होलोग्राम है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ते रहते तो मैं भी गुस्से में आ जाता और तुम दोनों को ज्वाइन कर लेता और इस तरह से चीजें बहुत बैडली एंड अप होती। तो मैंने सोचा क्यों ना गैलेक्टस को ही इस्तेमाल कर लिया जाए ताकि तुम दोनों शांत हो जाओ। क्या वो तुम आसमान की तरफ ऊपर दो चमकती हुई लाइट्स को देख रहे हो? वो ट्विन कॉमेट्स हैं DB07 एंड DB08 जो कि यूजुअली सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। लेकिन इस डूम्सडे प्लान के जरिए एक मिसाइल को लॉन्च किया गया था जिसके जरिए उन दोनों के दोनों कॉमेट्स की जो है डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है, जिसके जरिए उन लोगों ने एक मिनी ब्लैक होल जो है क्रिएट कर दिया और वो बहुत जल्द जो इन्फिनिटी के अंदर कोलैप्स होने वाले हैं तकरीबन इमीडिएटली। लेकिन जैसा कि अब उस ब्लैक होल के जैसे एक नई ग्रेविटी फील्ड बन चुकी है तो उस कॉमेट्स का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है और उनका कोर्स जो है वो अब अर्थ के लिए सेट हो चुका है। वहीं से रेड हल्क बोलता है तो तुम्हें एक मिसाइल की जरूरत है जिसके जरिए तुम इनको वेपराइज कर सकते हो, तो उसमें हमारी क्या जरूरत है? तो बैनर बोलता है कि हम उसको ऑलरेडी ट्राइड कर चुके हैं लेकिन उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रॉकेट्स के सिस्टम उसके पास पहुंचने से पहले ही फ्राई हो जाते हैं। इस कैप्सूल को अंदर निगल लो, ये कैप्सूल तुम्हारे लंग्स के अंदर बैठ जाएगी और तुम्हें जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करती रहेगी पूरे 1 घंटे के लिए, जिसके जरिए तुम स्पेस में सांस ले पाओगे। लेकिन इसी तरह हम देखेंगे इससे पहले उनको मिशन पे भेज सके। वहीं पे स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि जरा 1 मिनट मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि देखो मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि बैक टू बैक तुम्हारे साथ 2 बहुत ही बड़ी कम्युनिकेशंस हुई हैं, मतलब तुमने बहुत कुछ सहल गया भी कुछ थोड़ी ही देर के अंदर, तो अगर तुम चाहते हो तो इस मिशन से बाहर हट सकते हो। तो वहीं से कहता है कि नहीं, मुझे किसी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि यहाँ से हल्क के मुकाबले के बाद रेड हल्क की बिल्कुल आंखें वांखें सब सूज चुकी हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि इसके दोनों के दोनों एपिसोड कितने ओपी नजर आ रहे हैं। इसमें पहले एपिसोड के अंदर हमने आयरन मैन से उसका मुकाबला देखा और दूसरे में उसका थॉर से देखा। तो वहीं से वो बोलते हैं कि देखो मैं इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि जब बैनर मुझसे उस सेल के अंदर मिलने के लिए आया था तो मैं समझ गया था कि अब ये पे बैक का टाइम है और इसके अंदर कुछ फेयर और कुछ अनफेयर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक मिशन है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने मिशन को पूरा करूंगा और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो कि इन छोटी छोटी बातों पर रोने के लिए बैठ जाऊँ। तो ये देख के स्टीव रॉजर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसको खामोशी से देख रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि थॉर एक बहुत ही मजे की बात करता है बैनर के साथ और कहता है कि ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, बिटवीन मैन एंड द गॉड। ब्रूस, मैं स्टीव की जो है बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और स्टीव ने जब मुझसे पहली बार रेड हल्क का जिक्र करा था तो मैंने उसकी बात सुन ली थी, मैं तो बस वहां पर ड्रामा कर रहा था कि जैसे मैंने उसकी बात ना सुनी हो। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल यहाँ पे थॉर जो है उसको सब पता था कि यहाँ पे रेड हल्क उसके साथ है, उसके दोस्त है, लेकिन फिर भी उसने जो है रेड हल्क से मुकाबला लिया क्योंकि वो इस बात को प्रूव करना चाहता था कि पिछली फाइट के अंदर रेड हल्क ने जो उसको हराया था वो एक ट्रिक की वजह से हराया था और थॉर ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई इंसान उसको हराए, वो भी एक ट्रिक के साथ। उसी तरह बैनर बताता है कि हम लोग पोजीशन के अंदर हैं। थॉर ने एक पोर्टल खोल दिया जिसके जरिए वो लोग जो है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जंप करते हुए सीधा उसके करीब चले जाएंगे। रॉस को जो है हमने केबल के साथ बांधा हुआ है जो कि इसको थॉर के साथ ले जाएगी और उसको DB80 तरफ भेजेगी, जबकि थॉर जो है DB09 की तरफ जाएगा। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे थॉर को अकेले ही भेज देना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हम रेड हल्क को इसी तरह से भेज रहे हैं बिना किसी ब्रेक के। तो वहीं से बैनर बोलता है कि वो एक हल्क है, वो हमेशा ही तैयार रहता है, तुम अपने इस बातों को छोड़ दो, हल्क को कभी भी किसी ब्रेक की जरूरत नहीं होती है और वैसे भी उन दोनों को एक साथ काम करने की बहुत ही जरूरत थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से वो पोर्टल खुलता है और थॉर और रेड हल्क जो है बेसिकली उस कॉमेट के करीब जाते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे जो है एक कॉमेट के तरफ रेड हल्क जाता है और दूसरे कॉमेट की तरफ थॉर अपना हैमर म्योलनर घुमाते हुए जाता है और एक ही ब्लो के अंदर उस कॉमेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और वहीं पे जो दूसरा कॉमेट होता है उसके पास रेड हल्क जाता है और अपनी दोनों की दोनों फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए वो भी इस पूरे के पूरे कॉमेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे रेड हल्क इस कॉमेट को तो तोड़ देता है लेकिन वहीं पे एक पत्थर के ऊपर आगे गिर जाता है और काफी थक जाता है। और वहीं पीछे से आवाज आती है, ये एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग फीट ऑफ कॉस्मिक इंजीनियरिंग है और तुम जैसे के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल है, कोई आसान बात नहीं है। डॉक्टर बैनर को लगा था कि ये काम कर जाएगा क्योंकि उसने हर चीज को कैलकुलेट किया था, लेकिन फिर भी वो एक फैक्ट के अंदर गलत निकला था। जैसा कि तुम देख सकते हो कि ये माइक्रो ब्लैक होल जो है उसने अभी तक अपने आप को कंज्यूम नहीं किया है, ये भी जिंदा है और अब जो हो तुम इवेंट होराइजन के अंदर जो है पुल किए जा रहे हो और इससे बचने का अब कोई और तरीका नहीं है।
सैडली मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है द वॉचर्स ने जो है किसी भी मामले के अंदर ना इंटरफेयर करने की कसम जो खाई हुई है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली अब यहाँ पे रेड हल्क के सामने वॉचर भी आ गया, जो कि बता रहा है कि इसके सामने जो ब्लैक होल है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो रेड हल्क को अपने अंदर खींचने वाला है। तो आप जानते हैं कि रेड हल्क ने जो है वॉचर के मुंह पे भी पंच मार के उसको बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करा था। तो दरअसल यहाँ पे वॉचर भी अपना बदला ले रहा है और उसको बताना चाह रहा है कि वो मरने वाला है और वॉचर उसकी मदद नहीं करेगा। टू बी कंटिन्यू।